हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वीडियो नंबर 10, जिसमें हमें देखना है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी भी अगेन हमारी खुद की लाइफ से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि आज के टाइम में इनफर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या फिर पूरा वर्ल्ड हो, कहीं भी आप बात कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक तो हमारी मॉडर्न लाइफ, ठीक है, एक है जो केमिकल्स का यूज करते हैं किसी न किसी तरीके से, वो है एक अच्छी जो डाइट नहीं है उसकी वजह से। अब हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी एंड एक प्यारा सा मैसेज भी मैं आपको इसके थ्रू देना चाहूंगी कि जब भी हमारे कहीं आसपास समाज में कहीं शादी होती है तो मोस्टली 6 मंथ के बाद लोग पूछने लग जाते हैं कि कब आपके घर में छोटा मेहमान आने वाला है, बच्चा आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 1 ईयर हो गई है तो बार बार ताने मिलते हैं उस लड़की को कि शायद हो सकता है इस लड़की में ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक लड़की में ही हमेशा प्रॉब्लम होती है। अब जो इनफर्टिलिटी होती है वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई मेल एंड फीमेल साथ में रह रहे हैं, लगभग 2 साल से वो रिलेशन में हैं एंड अनप्रोटेक्टेड वो इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी उनको कोई भी जो बच्चा है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, यही इसका मेन मीनिंग होता है इनफर्टिलिटी का, कि मतलब 2 साल तक कंटिन्यू 2 साल तक वो लोग साथ में हैं, रिलेशन में हैं, उसके बावजूद भी कोई बच्चा नहीं हो तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। अब ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फीमेल है उसी में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मेल है सिर्फ और सिर्फ उसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है दोनों में ही प्रॉब्लम हो। तो अब हम बात करते हैं कि मेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी क्या कैसे हो सकती है एंड फीमेल में कैसे हो सकती है। लेकिन हम पहले इसकी टेक्निकल भाषा में बात कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी एक्चुअल में क्या होती है। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है एनसीईआरटी से, उसके बाद में जो समरी दी हुई होती है तो उसको आप जरूर पढ़िए। उसमें बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, तो वो आप अच्छे से क्लियर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि इनफर्टिलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनफर्टिलिटी इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। कोहैबिटेशन का मतलब होता है साथ में रहना। ठीक है, कि मतलब इनएबिलिटी टू कंसीव ना करने की एबिलिटी। ठीक है, इनएबिलिटी हो गई, और प्रोड्यूस चिल्ड्रन मतलब वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते इवन आफ्टर 2 years, 2 years है याद रखना, ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब अनप्रोटेक्टेड वो रिलेशन बना रहे हैं, उसके बावजूद भी 2 साल हो गए हैं फिर भी क्या नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो इनफर्टाइल है। ठीक है, उनमें से मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है या फिर फीमेल। ठीक है, अब देखिए इसको 2 तरीके से हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बट थोड़ा सा हम डीपली इसको समझेंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अब जो इनफर्टिलिटी है वो 2 तरीके की हो सकती है, मेनली 2 तरीके की हो सकती है। पहला कौन सा, प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी है वो ज्यादा डेंजरस होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब प्राइमरी क्या होती है, व्हेन कंसेप्शन इज अकर्ड इवन वंस, मतलब एक बार तो वो जो फीमेल है उसने कंसीव किया है। ठीक है, तो वो होती है एक बार भी उस फीमेल ने कंसीव नहीं किया है, मतलब एक बार भी कंसीव नहीं किया है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी है। ओके, मतलब शुरुआत में एक बार भी उस फीमेल ने कंसीव किया ही नहीं है, तो हो सकता है उस मेल में प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है उस फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सेकेंडरी क्या होती है, प्रीवियस प्रेगनेंसी सक्सेसफुल या फिर मिसकैरेज हो सकती है। मतलब एक बार प्रेगनेंसी हुई है, चाहे वो कंटिन्यू हुई हो, कोई बच्चा हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बीच में ही मिसकैरेज हो गई, मतलब वो
अबॉर्ट हो गई हो, किसी भी तरीके से, कोई भी रीजन हो सकता है, बट फेल टू कंसीव सेकेंड टाइम, एक बार तो कंसीव हुआ, चाहे वो कंटिन्यू हुई हो या फिर वो फेल हो गई हो, बट सेकेंड टाइम कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। समझ में आया? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि पहली बार कंसीव हुआ है बट सेकेंड टाइम नहीं हो रहा है, चाहे वो बच्चा है या फिर नहीं है। ओके, है तो हो सकता है बहुत सारा टाइम बीत गया हो लेकिन सेकेंड कंसीव नहीं हो रहा है। समझ गए होंगे आई होप। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी देख सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जा सकते हैं, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मेल है उसमें किस तरीके की इनफर्टिलिटी मिल सकती है, किन वजह से हो सकती है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, स्पर्म काउंट डिफेक्ट। अब जो स्पर्म काउंट होता है मेल का, हो सकता है वो कम हो, ठीक है, लो स्पर्म काउंट हो। अब स्पर्म काउंट नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 250 to 300 मिलियंस स्पर्म, ठीक है, पर ml या फिर पर इजैकुलेशन। इसका मतलब समझ में आया कि मतलब एक बार में जो मेल इजैकुलेट करता है उसमें लगभग कितने स्पर्म होते हैं, 250 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। इसका भी अगर 60% वो ठीक है, ठीक है, 60% कैसे हैं, नॉर्मल शेप के हैं, शेप, साइज, मोटिलिटी, ठीक है। अगर वो बहुत मोटाइल है, मतलब वो एनर्जेटिक हैं और नॉर्मल शेप है उनकी, ठीक है, स्ट्रक्चर उनकी अच्छी है, कितने इनमें से 60% अगर ऐसे हैं तो क्या होगा, वो नॉर्मल स्पर्म काउंट होगा। लेकिन अगर इससे कम हो, ठीक है, मतलब कि जैसे कि 20% ही ऐसे हैं जो कि ठीक है, स्पर्म्स ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हो जाएगा लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट। ओके, ये हो जाएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो इजैकुलेशन होता है उसमें क्या होता है, सीमेन होता है एंड स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड है और क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे। ओके, तो ये इजैकुलेशन का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, तो नॉर्मल वॉल्यूम होता है 1.5 ml to 5 ml, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। तो हो सकता है किसी के अंदर ये जो सीमेन है वही कम बन रहा हो, बहुत कम बन रहा हो, एंड इसके अंदर स्पर्म्स हैं वो भी कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है स्पर्म शेप, स्ट्रक्चर एंड मोटिलिटी डिफेक्ट, तो ये वही हो जाएगा एक तरीके से लो स्पर्म काउंट में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर शेप ठीक नहीं है, जो स्पर्म है उसकी शेप बराबर नहीं है, सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी अगर मोटिलिटी कम है, वो मतलब बहुत जल्दी वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे जो ओवम तक पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, उससे पहले उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एक अच्छा स्पर्म, हेल्दी स्पर्म कौन सा होता है, जो कि मोटाइल हो, जिसकी शेप अच्छी हो, ठीक है, एंड उसकी जो बॉडी है जो स्पर्म की, ठीक है, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। ओके, उनका नंबर अच्छा हो, क्योंकि जब तक वो ओवम तक पहुंचते हैं तब तक बहुत कम स्पर्म बचते हैं। अब देखिए अगर इतने स्पर्म भी हैं तो 250 to 300 ओनली इतने ही स्पर्म कहां तक पहुंचते हैं, ओवम तक पहुंच पाते हैं। कहां तक, ओवम, जो एग है वहां तक ये पहुंच पाएंगे। ठीक है, मतलब पहले ही जो रास्ता होता है उसी में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब जो वेजाइनल एरिया है उसमें डेथ हो जाती है या फिर यूट्रस में डेथ हो जाती है। समझ रहे हो, तो सिर्फ इतने ही पहुंच पाते हैं, अगर ऑलरेडी कम है तो कितने पहुंचेंगे। ओके, तो ये बहुत जरूरी होता है, ये इस तरीके के, समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्या है, अब ये जो डिफेक्ट होता है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम सबको पता है कि जब मेल एंड फीमेल के जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जब उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, उनमें नहीं, जब इनकी जो कॉपी होती है
ओके, जब जो प्रोजेनी है, जो बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या हो जाए, एक्स एक्स वाई। इस तरीके से जो हमारे ये सेक्स क्रोमोसोम है, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, हम सभी जानते हैं ये। लेकिन अगर क्या हो जाए, जो बेबी हो उसमें एक्स एक्स वाई, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी डबल कॉपी हो जाए, मतलब एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाए, तो क्या बन गया ये, एक्स एक्स वाई। तो इस तरीके की अगर कंडीशन है तो उसको हम बोलते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, लाइनफेल्टर बोलते हैं, लेकिन ये के इसमें साइलेंट है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है ना, तो क्या करेगा, जो मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कम बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, एक एक्स एक्स्ट्रा है, तो थोड़े से जो कैरेक्टर होते हैं मेल के वो सप्रेस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेल होते हैं तो जो पीनस होता है उसमें इरेक्शन होता है जब इजैकुलेशन होता है, ठीक है, या फिर जब भी वो इंटरकोर्स करता है तो उस टाइम में। तो अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो मेल जिसका जो पीनस है वो इरेक्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल का जो बॉडी पार्ट है उसमें वो क्या नहीं कर सकता, इजैकुलेट भी नहीं कर सकता, अपना जो सीमेन है उसके अंदर नहीं डाल सकता। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, ये भी क्या कॉज करता है, इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोकिडिज्म। अब देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट नाम लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, क्रिप्टोकिडिज्म का मतलब है कि जब कोई मेल, जब वो पैदा होता है, जो बच्चा है, जो बेबी है वो पैदा होता है, तो क्या है कि जैसे ये मेल है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके का एक पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो एरिया होता है एब्डोमेन वाला, नीचे वाला ये जो एरिया होता है, ये शुरुआत में कहां पे होती है, ये जो टेस्टिस हैं ये सब ये होती है यहाँ पे। ठीक है, एब्डोमेन से ये नीचे आती हैं और इनके अंदर जैसे जैसे मतलब बेबी ग्रो करता है, छोटा जो बच्चा होता है, जैसे जैसे वो मदर के वूम्ब में है, गर्भाशय में है, तो वो क्या करता है, ग्रो करता है। जब वो ग्रो करता है तो ये भी धीरे धीरे नीचे आ जाती है, नॉर्मली ऐसा होता है। बट जिसको ये प्रॉब्लम है, क्रिप्टोकिडिज्म की प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि ये जो टेस्टिस हैं ये इस स्क्रोटम में जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ना आके, और ये ऊपर जो एब्डोमेन होता है उसी के अंदर रह जाए। हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, दोनों ही ऊपर रह जाएं, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रिप्टोकिडिज्म। ठीक है, इसको सर्जरी के बाद ठीक किया जा सकता है। ओके, ये ठीक हो सकता है, इसकी बचपन में ही सर्जरी कर दी जाती है। अगर किसी मेल को, किसी बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक कर दी जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल डेफिशिएंसी। अब हार्मोन का क्या रोल है, तो बहुत बड़ा रोल होता है। हम सभी जानते हैं कि हार्मोन्स की वजह से मेल में एंड फीमेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारा जो मूड है, हंसना, खेलना, रोना, जो भी है, सब किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से। ओके, तो हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हार्मोन्स परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसमें जैसे कि हम सबको पता है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या है, ये हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस के आगे एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर यहाँ पे जो LH एंड FSH ये क्या बनाते हैं, GnRH। मैंने बहुत बार आपको बताया है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, अगर ये नहीं बनते हैं, किसी मेल के अंदर इनकी डेफिशिएंसी है, GnRH नहीं बन रहा है, तो FSH नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकलता है, जब ये इसको एक्टिवेट करता है उसके बाद ये हार्मोन्स निकलते हैं, ये केमिकल्स निकलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, मतलब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, मतलब इस तरीके से जो स्पर्म्स बनने का जो काम होता है उसको कंटिन्यू करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है मेल के ऊपर, एंड ये इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मेल के अंदर। फिर या फिर अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं, जो कि आजकल 4 बजे आने लग गया है शाम के टाइम में, तो आप लाइव चैट मेरे साथ कर सकते हैं। कोई डाउट है तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब हम समझते हैं कि फीमेल के अंदर किस तरीके से इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके हेल्प से आपको सबको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए पहला है अनओव्यूलेशन। अनओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवा जो है उसकी मैच्योरेशन ना हो, ओवा ही ना बने, ठीक है, क्या हो, नो ओवा फॉर्मेशन, मतलब कोई भी ओवा बन के, मतलब ओवा कहाँ होते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने बना रखे हैं, वो जो फॉलिकल्स होती है वो मैच्योर होती है एंड देन किस में जाती है, यहाँ पे जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। हर मंथ क्या होता है नॉर्मली कि एक ओवरी से अल्टरनेटिवली एक ओवरी से दूसरी बार दूसरी ओवरी से इस तरीके से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो अगर ओवा बने ही ना तो भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो अगर ओवा ही नहीं है तो स्पर्म अगर जाए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। ओलिगो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओलिगो का मतलब होता है कि बहुत कम, लेस इन अमाउंट, ठीक है, मतलब लेस ओवा फॉर्मेशन या फिर ओव्यूलेशन, मतलब बहुत ही कम ऐसे ओवा हों जो कभी कभी बने या फिर नहीं बने, ठीक है, बहुत ही कम। तो उस टाइम भी हो सकता है कि नॉर्मली वो जो फीमेल है वो कंसीव ना कर सके। समझ में आ रहा है। अब एंडोमेट्रियोसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत कॉमनली मिलता है आज के टाइम में, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि जो फीमेल है उसमें एक्चुअल में क्या है कि ये जो हमारे सबसे अंदर की जो लेयर होती है यूट्रस के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यही टूट के बाहर आ जाती है थ्रू विजाइना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है, पीरियड्स बोलते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है। तो बात हम कर रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। अगर ये जो लेयर है कहीं इस तरफ चली जाए, हो सकता है कहीं इस तरफ चली जाए, या फिर ये भी हो सकता है जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसके कहीं बाहर चली जाए, ठीक है, यहाँ पे कहीं चली जाए, तो क्या होगा, हर महीने जैसे कि पीरियड्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी ये टूटेगी, ठीक है, टूटेगी एंड वहीं पे क्लोट्स बनते चले जाएंगे, जमती हुई चली जाएगी। तो क्या होगा, उससे होगा ये कि जो आसपास के शुरुआत में तो क्या होगा, छोटे छोटे क्लोट्स दिखाई देंगे, ठीक है, हो सकता है ओवरीज के ऊपर, या फिर जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हम पढ़ते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे ये इकट्ठा हो सकते हैं, स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल को, उनको बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड टाइम में। तो इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, लेकिन इसकी वजह से क्या है कि जो इनफर्टिलिटी है वो भी होती है, क्योंकि अडहेशन हो जाते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे चली गई है तो चिपकने लग जाते हैं अंग आपस में, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से यूट्रस काम नहीं कर पाएगा, जो फैलोपियन ट्यूब है हो सकता है उसके अंदर जगह नहीं बच पा रही है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे जाके उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, ये जो लेयर है ये चली जाती है कहीं पे, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है और इनफर्टिलिटी को ये भी कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिनका दूसरा नाम क्या है, एसटीडीज भी है, STI, मतलब एसटीडीज का मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का क्या मतलब है कि जो पेल्विक जो एरिया होता है फीमेल का, ये जो पेल्विक वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, और यहीं पे जैसे ये एंडोमेट्रियम जो होती है तो यहाँ पे इसके अंदर भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गया हो, स्वेलिंग आ गई हो, यूट्रस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी कॉज होती है, ठीक है। अगर आपको ये वाला वीडियो देखना है एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन इम्बैलेंसिंग। तो प्रोलैक्टिन इम्बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये केमिकल है, ठीक है। वैसे तो इसका लेवल जब कोई मदर फीड करवाती है तो उस टाइम में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और ये सही भी है उस टाइम में, ठीक है। जब वो फीड करवाती है तो उस टाइम में अच्छा होता है कि इसका लेवल बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी कुछ टाइम तक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ओव्यूलेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई फीमेल है, ओके, तो उसके अंदर इसका लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है, ऑलवेज बढ़ा हुआ रहता है, तो क्या करेगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, मतलब ओवा को यहाँ पे आने नहीं देगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा,
वो कभी कंसीव भी नहीं कर पाएगी नॉर्मली, राइट। तो इसको किसको कॉज करेगी? इनफर्टिलिटी को कॉज करेगी। अब देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग या फिर डेफिशिएंसी, कि जो हॉर्मोन्स हैं मेनली फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, हम सभी जानते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर इनमें क्या हो गया है, इम्बैलेंसिंग हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है एंड जो यूट्रस है उसको तैयार करने का काम करता है। कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ये कहां पे बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं, राइट। जो कि जो एंडोमेट्रियम होता है इसको मेंटेन करने का काम करता है और इसको बनाने का काम करता है, ताकि जो इम्प्लांटेशन हो तो वो बहुत अच्छे से हो, और जो न्यूबॉर्न जो होगा, जो बेबी होगा, जो यहाँ पे भ्रूण होगा, वो अच्छे से अपना खाना ले सके। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का एक तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब इनका जो हार्मोन का जो लेवल है वो ही इम्बैलेंस्ड है, वो ही बैलेंस में नहीं है, तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। या फिर डेफिशिएंसी है इनमें, मतलब ये बन ही नहीं रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। एक जो हार्मोन जो होता है GnRH, जो मैंने आपको बताया मेल के अंदर जैसा होता है, इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी होता है। जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे क्या है? पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है। अगर ये नहीं निकल रहा है, इसमें डेफिशिएंसी हो गई है, तो क्या होगा? ये भी ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। FSH LH नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये किसको स्टॉप करेंगे? LH एंड FSH को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स भी स्टिमुलेट नहीं होंगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये ल्यूटियल फेज भी नहीं आएगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। अब ल्यूटियल फेज किसी किसी में उसका भी डिफेक्ट हो जाता है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो ल्यूटियल स्टेज होती है, जब हमारा जो ओवा है वो बन के निकल जाता है, मतलब जो एग है वो निकल जाता है, और जो पीछे जो रह जाती है एक बॉडी रह जाती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियम, ठीक है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई, वो क्या काम करती है कि वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है ताकि जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करके रख सके, ठीक है। लेकिन 3 मंथ्स तक, ओके। अगर वो ल्यूटियल फेज में डिफेक्ट हो गया है, वो फेज ही नहीं बन पा रही है सही से, तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि 3 महीने तक जो ये यहाँ पे जो ल्यूटियल जो फेज होती है वही इसको मेंटेन करने का काम करती है, किसको? प्रेगनेंसी का। तो अगर ये नहीं है तो क्या होगा? प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, और ये किसको कॉज करेगी? इनफर्टिलिटी को। समझ में आया? डिफेक्ट्स इन यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और वजाइना। अब हो सकता है कि जब कोई भी बेबी जब डेवलप होता है, उसका ग्रोथ होती है, तो हो सकता है कि उसका यूट्रस अच्छे से डेवलप ना हुआ हो सकता है फैलोपियन ट्यूब सही से काम नहीं कर रही हो, उसकी कुछ डिफेक्ट्स हो, ओके। हो सकता है कि वजाइना पूरी तरीके से ना बन पाई हो। तो ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ठीक है। कुछ हॉर्मोन्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया। हो सकता है कि कुछ डिजीज हो गई हो, कोई बीमारी हो गई हो, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हो, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अनओव्यूलेशन, कि ओवाई नहीं बनता है किसी के अंदर, ठीक है, या फिर बहुत कम बन रहा है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी का कारण होता है मेल एंड फीमेल दोनों में, कि कुछ लोग क्या करते हैं, 7th आप उसमें भी लिख सकते हैं, कि जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स एंड एल्कोहल्स, इसकी वजह से भी क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है। आजकल की जनरेशन में जो मेल है या फिर फीमेल है, दोनों ही बराबर हो गए हैं, एंड ये ड्रग्स लेते हैं या फिर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है? जो हार्मोन्स का लेवल है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? मेल है तो उसमें स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, ओके। तो मतलब कहने की बात यह है कि इनमें इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण आजकल की लाइफस्टाइल भी है, ठीक है। तो ये थे कुछ इनफर्टिलिटी के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इतना डीपली आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये इसका समझाने का मतलब इतना ही है कि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने डायग्राम्स का भी सहारा लिया है कि आपको समझा पाऊं। अगर आपको कोई डिफेक्ट समझ में आए तो उसके बाद ART, मतलब किसी के अंदर हो सकता है इनफर्टिलिटी, अगर इसको दवाइयों से, हो सकता है किसी के अंदर ओवा कम मैच्योर हो रहे हैं, अगर किसी के अंदर है ही नहीं तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाय बर्थ होते हैं जितने भी होते हैं। अगर किसी के अंदर मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो दवाइयों से ठीक किए जा सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी
हो सकती है, मतलब जो फीमेल है वो कंसीव कर सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जिनके थ्रू कोई जो कपल है वो खुद का अपना बच्चा चाहता है, तो उनको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो वो सब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए मैंने आपको बताया है कि पहले इन प्रॉब्लम्स को समझ लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर एक चीज इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एक को आप समझेंगे तभी आपको दूसरे अच्छे से समझ में आएगी, कुछ भी रटने की जरूरत तो यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे ART क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।